हेलो हेलो हेलो। अध्यापन 360 के मेरे प्यारे लाडलो, आपको खूब सारा स्नेह, खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, साथ ही ये शुभकामना भी कि आने वाले अपने मैट्रिक की परीक्षा में अर्थात 2027 की परीक्षा में आपका उच्चतम प्रयास रहे और उच्चतम परिणाम मिले। इसी शुभकामना के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज के हम इस सेशन की शुरुआत करने चल रहे हैं। मित्रों, एनर्जी बनाए रखो क्योंकि पूरे साल हमें मन लगाकर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और अपने माता पिता, समाज, खानदान, अपने देश का नाम रोशन करना है। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं और आपको यह भी बता दूं कि आपके प्यारे आदिल सर ने केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी शुरू कर रखी है और बहुत ही शानदार तरीके से वो केमिस्ट्री पढ़ाते चल रहे हैं। आप सारे सेशन से जुड़ो, सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ो और आज जो हम करने चल रहे हैं भाई, वो अपनी बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी के बारे में मूल बातें तो सब लोग जानते हैं कि क्या है बायोलॉजी। सबको मालूम है कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, कि भाई साहब जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन ही कहलाता है बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। विज्ञान के जिस शाखा से, विज्ञान के जिस ब्रांच से आप सजीवों के ऊपर अध्ययन करते हो, सजीवों के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करते हो कि वो कैसे जीते हैं, वो कैसे खाते पीते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो अपने जीवन को यापन कैसे करते हैं, इन सारी बातों के बारे में जिस जिस स्टडी के द्वारा आप पढ़ते हो वही स्टडी आपकी विज्ञान कहलाती है। खैर, ये सारी बेसिक बातों पर हमें बात नहीं करनी, हम सीधा चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ। जो चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो आप कहते हो लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस भाई मेरे, ये जैव प्रक्रम एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हमें 4 खंड पढ़ने हैं। जैव प्रक्रम में हमें पोषण भी पढ़ना है, जैव प्रक्रम के अंदर श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन वाले खंड भी हमें कंप्लीट करने हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चले चर्चा करें, पहले क्यों ना हम जान ले इस पाठ के बारे में कि ये हमारा जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है जी, तो पहले इसी शब्द को समझते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आज की क्लास अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो सिर्फ हम परिचय लेने वाले हैं कि जैव प्रक्रम क्या है और ये किस तरह से ये जीवों के लिए आवश्यक है, इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं जिनकी चर्चा हमें करनी है। ठीक है जी, आज की क्लास भी रहेगी अपनी परिचय वाली, कल की क्लास भी परिचय वाली रहेगी और 1-2 क्लासेस के बाद हम फाइनली अपने चैप्टर की डीप स्टडी में पहुंच चुके होंगे। ठीक है जी, तो चले आज परिचय लेते हैं हम। जैव प्रक्रम क्या है, यहाँ 2 शब्द आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक है जैव, दूसरा है प्रक्रम। तो जैव का अगर अर्थ देखने चले हम तो हम पाते हैं जीवों में। जैव का अर्थ होगा जीवों में या जीवों की, आप जीवों में कह लो या जीवों की कह लो। ठीक है जी, और प्रक्रम से मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो जीवों में होने वाली, यहां आप ऐसा अर्थ समझ लो कि जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को आप क्या कहते हो, जैव प्रक्रम कहते हो। या जीवों की प्रक्रियाओं को आप क्या कहते हो, जीवों की प्रक्रियाओं को आप क्या कहते हो, जैव प्रक्रम कहते हो। अगर एक स्टेटमेंट हमने उठाया, अगर एक कथन अभी तक हमने उठाया तो हमने पाया कि भैया जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को आप जैव प्रक्रम कह लेंगे। ठीक है जी, जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को आप जैव प्रक्रम कह लेंगे। अभी हम परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, अभी एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रहा है। हमने कहा कि जैव प्रक्रम क्या, तो जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कह रहे हैं। ठीक है जी, अभी सिर्फ शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं, अभी हमने परिभाषा तैयार नहीं किया है। ठीक है, ध्यान रहे। अब यहाँ पर 2 शब्द हमारे सामने निकल के आ रहा है। एक है सर ये जीव कौन, जिनके भीतर हम होने वाली प्रक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं, है ना। सवाल यहां उत्पन्न हो रहा है कि सर जीव कौन, जिनके भीतर होने वाली प्रक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं। तो चले जवाब ले लेते हैं। यहां पर 2 शब्द आपको दिखाई पड़ा, जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। ठीक, तो यहां आपको 2 शब्द दिखाई पड़ा, एक तो प्रक्रिया और दूसरा जीव। तो सर जीव कौन है और उनके भीतर ये होने वाली प्रक्रियाएं कौन है। ठीक है जी, तो पहले शब्द का जवाब ले लेते हैं। पहला शब्द है कि जीव कौन है। जीव बोले तो ऑर्गेनिज्म कह लो। ऑर्गेनिज्म कौन है सर, जीव कौन है सर। हमने कहा अभी के लिए मान लेते हैं,
ऐसा है नहीं, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि जीव क्या है, एक घटक है। घटक है बोले तो तत्व है, वस्तु है, समझ गए। तो जीव एक घटक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जीव है और ये जीव क्या है, एक घटक है, यानी एक वस्तु। ठीक है जी। तो जीव वो घटक होते हैं जिनमें जिनमें जीवन देखने को मिलती है। जीव वो घटक होते हैं जिनमें लाइफ देखने को मिलती है। अब सवाल है सर, आपने तो और उलझा दिया, आप जीव बताने गए और जीवन पर उलझा गए। ठीक है जी। मैंने कहा नहीं नहीं, उलझाऊंगा नहीं, अगर सवाल मैंने छेड़ा है तो जवाब भी मैं ही दूंगा कि भाई मेरे जीव कौन। तो आपने बताया जीव वो घटक, जीव वो वस्तु जिनमें जीवन होता है। फिर आपका सवाल कि सर जीवन क्या, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि दरअसल जैव रासायनिक, जब एक घटक के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जब एक घटक के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं अभिक्रियाओं का होना जीवन कहलाता है। जब किसी भी वस्तु के भीतर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो उन्हीं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा किसी भी घटक को, किसी भी वस्तु को जीवित करके रखता है, जीवन देता है। वही ऊर्जा किसी भी वस्तु को क्या करके रखता है भाई, बताओ बताओ। जब जैव रासायनिक अभिक्रिया होती किसी भी वस्तु के भीतर, तो वो वस्तु ऊर्जा बनाने लग जाता, और उसी ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उसमें जीवन होता है। अब आपका सवाल है कि सर जीवन होता है, ये कैसे हमें समझ में आएगा, इसमें जीवन है, ये हमें कैसे समझ में आएगा। मैंने कहा कि देखो, जीवन तो हम देख नहीं पाते हैं ना, कि ये विज्ञान ने आज तक जीवन नहीं देखा, विज्ञान ने भी आज तक जीवन नहीं देखा। विज्ञान ने बस पाया कि जीवन हो रहा है, इसका मतलब उसके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। सर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से तात्पर्य है अपचयन का होना, यानी एक जीव के भीतर, अगर एक जीव के शरीर के भीतर किसी प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे उपापचयन हो रही है, अर्थात अपचयन हो रही है, उपचयन हो रही है, ये किसी प्रकार की जैव प्रक्रिया हो रही है, तो उसके जैव प्रक्रिया का होना ही कहलाता है जीवन। और जीवन जहां रहेगा वहां ऊर्जा बनेगी। और तो आपने कहा कि सर हम तो जीवन देख नहीं पाते ना, विज्ञान ने भी अभी जीवन नहीं देखा है, तो विज्ञान कैसे समझता है कि कोई चीज जीवित है या मृत है। तो उसको समझने के लिए विज्ञान लक्षण का सहारा लेता है। कहता है कि अगर किसी भी घटक के भीतर आपको लक्षण दिखाई पड़ता है, कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है, कौन से लक्षण सर, वो लक्षण चाहे वो लक्षण आप दृश्यात्मक हो, मतलब उन लक्षण को आप देख सकते हो, चाहे वो लक्षण अदृश्यात्मक हो, उस लक्षण को आप देख सकते हो या उस लक्षण को आप नहीं देख सकते हो। दृश्यात्मक मतलब कि वो साफ साफ दिखाई पड़ने लग जाए, और अदृश्यात्मक मतलब कि वो दिखाई नहीं पड़े लेकिन वो हो रहा है। ठीक है जी। जैसा अभी मैं बताता हूं दोनों में अंतर, कि आपने कहा कि देखो जीवों के भीतर जीवन होने का प्रमाण है कि उनके भीतर लक्षण दिखाई पड़ता है। तो लक्षण होने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई गति कर रहा है, अगर कोई वृद्धि कर रहा है, अगर कोई वृद्धि कर रहा है, गति कर रहा है, अगर कोई जनन कर रहा है, ठीक है जी, कोई बोल रहा है, पाचन कर रहा है, ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को आप देख पा रहे हो। एक जीव के भीतर होने वाली इन क्रियाओं को आप देख पा रहे हो, और इन्हीं क्रियाओं को आप कह रहे हो दृश्यात्मक क्रियाएं या दृश्यात्मक लक्षण, जो आप एक जीव के भीतर देखते हो। ठीक है। दृश्यात्मक का मतलब है विकास हो रहा है, एक जीव के भीतर विकास हो रहा है, लेकिन बहुत धीमे हो रहा है। जैसे पौधे का विकास, एक जीव के भीतर विकास तो हो रहा है, पौधे के भीतर विकास तो हो रहा है, लेकिन आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो। तो विकास जो है ना, वो भी ऐसा लक्षण है जो जीव में होता है। ठीक है। यानी एक जीव जो जिंदा है, जिसमें जीवन है, उसमें विकास नामक प्रक्रिया भी हो रही है। उसमें उद्दीपन हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, उसमें वो किसी चीज को महसूस कर पा रहा है। ठीक है जी। वो किसी चीज को महसूस कर पा रहा है, वो ठंडे को महसूस कर पा रहा है, गर्म को महसूस कर पा रहा है। वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, उनमें ये प्रक्रिया हो रही है, उनमें ये लक्षण दिखाई दे रहा, अनुकूलन उनमें दिखाई पड़ेगा, वो अनुकूलन कर रहे हैं, अर्थात जैसा वातावरण है वैसा वो खुद को ढाल रहे हैं, ठंडी में खुद को ढाल रहे हैं, गर्मी में खुद को ढाल रहे हैं। ठीक है जी। तो जैसा वातावरण है आसपास का, उस हिसाब से वो खुद को ढाल रहे हैं। तो ये अदृश्यात्मक लक्षण है, लेकिन ये भी होता है जीव के भीतर। समझे? अभी तक हमने क्या समेटा, वहां तक पहुंचते हमने कहा कि भाई साहब जीव क्या है,
हमने कहा कि जीव क्या है, या उससे पहले भी अगर बात की जाए तो हमने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो बताया था कि जैव का मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम का मतलब जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। आपने कहा सर जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं, आपने तो बात समझा दी, लेकिन ये जीव कौन होते हैं? हमने कहा देखो, जीव को एक पल के लिए मान लिया कि वो एक वस्तु है जिनमें जीवन होता है। आपने कहा सर कैसे मान लें, जीवन क्या चीज है? आप तो हमने कहा देखो, जीवन का मतलब आपकी विज्ञान कहती है कि जिसके भी भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया हो, जिस भी घटक के भीतर, जिस भी वस्तु के भीतर अगर जैव रासायनिक अभिक्रिया हो तो आप कहते हो सर उसमें जीवन है। हाँ जी, आप कहते हो उसमें जीवन है। तो सर ये कैसे हमें मालूम चलेगा? हमें कैसे, हम किसी वस्तु के भीतर क्या झांक के देखेंगे? क्या हम झांक के देखेंगे किसी जीव के भीतर कि उसके भीतर अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमने कहा नहीं, झांक के तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ विज्ञान उसका एक तरीका निकालता है, कहता है कि देखो किसी भी जीव के भीतर हम झांक कर नहीं देखते हैं कि उसके शरीर के भीतर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हाँ जहां भी रिएक्शन होता है, जहां भी रिएक्शन होता है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, इस बायोकेमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा जहां होती है वहां पर लक्षण दिखाई पड़ता है। कैसा लक्षण? तो सर वो लक्षण ऐसा है जो हम देख पाते हैं, लाइक वो गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, वो बोलते हैं, चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। सर ये सारे लक्षण दिखाई पड़ता है, और ये दिखाई पड़ने वाले लक्षण को हमने कह दिया कि ये दृश्यात्मक लक्षण है जो जीव में। आपने कहा सर ठीक है, अगर मान लिया कि ये सारे लक्षण जो दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसके आधार पर हम किसी घटक को, किसी वस्तु को जीव कह लेते हैं, तो कोई लक्षण जो दिखाई नहीं पड़ रहे हो तो क्या वो जीव नहीं कहलाएंगे? जैसे एक पौधा चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, तो क्या वो जीव नहीं है? हमने कहा नहीं है भाई, जीव है, उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें धीरे धीरे सही लेकिन विकास हो रही है, वो उद्दीपन कर रहा है, वो चीजों को महसूस कर पा रहा है, जैसे छुई मुई का पौधा वो चीजों को महसूस करता है, सर उनमें अनुकूलन होता है, वो मौसम के हिसाब से खुद को ढाल पाते हैं। तो हमने कहा देखो, जीव कहने का मतलब ये नहीं कि वो सारे लक्षण दिखाई ही दे, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई नहीं भी पड़ते हैं, फिर भी वो जीव होने का प्रमाण देते हैं, जीव होने का परिणाम प्रमाण देते हैं, यानी सबूत देते हैं कि हाँ वो चीज जीव है। क्लियर है? जीव के बारे में समझ गए। और जो जीव है, अब ये तो हमने समझ लिया कि जीव क्या है। अब ये सर जीव में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको हमें समझना है। हमने कहा देखो, ये जितने भी सारे लक्षण आपको दिखाई पड़े हैं, या जीव को जीवित होने के लिए, जीव को जीव होने के लिए, जीव को जीवन बरकरार रखने के लिए, जीवन बरकरार रखने के लिए उनको कुछ खास क्रियाओं को करना पड़ता है। एक जीव, जैसे मान लो कि मैं जीव, सपोज कर लो मैं जीव हूं, मानना क्या है मैं हूं ही, तो सपोज कर लो मैं जीव हूं। अगर मुझे जिंदा रहना है, अगर मुझे ऊर्जा बनानी है, अगर मुझे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को जारी रखना है, अगर मुझे ये सारे लक्षण को बरकरार रखना है, तो मुझे कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी, मूलभूत प्रक्रियाएं, जिनको करनी आवश्यक होगी। ठीक है जी, हमें कुछ मूलभूत प्रक्रियाओं को करनी आवश्यक ना कह लीजिए, बल्कि अनिवार्य ही कह लीजिए। कुछ ऐसी मूलभूत प्रक्रियाएं हैं जो अनिवार्य रूप से मुझे करनी होगी। वो कौन कौन है? तो भैया वो मूलभूत प्रक्रिया है पोषण। मुझे पोषण अवश्य रूप से करना होगा। मुझे ये जैव रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए, अगर मेरे शरीर के भीतर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस बायोकेमिकल रिएक्शन को कराने के लिए मुझे करना होगा, क्या करना होगा भैया? पोषण करना होगा। पोषण क्या है सर? सर पोषण दरअसल भोजन को ग्रहण करना है, या पोषक तत्वों को ग्रहण करना है। पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को आप कह रहे हो पोषण, और मुझे पोषक तत्वों को ग्रहण करना होगा। क्यों ग्रहण करना होगा? क्योंकि उसी के आधार पर तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी। पोषक तत्व ही वो मूल तत्व हैं, जिन मूल तत्व या कच्ची सामग्री के आधार पर ये जैव रासायनिक अभिक्रिया मेरे शरीर के भीतर होगी, और जब मेरे शरीर के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया होगी, तभी जाकर मेरे भीतर ऊर्जा का निर्माण होगा, और मेरे भीतर ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे, अर्थात मैं जीवित हो पाऊंगा। तो भैया जैव या जीवों के लिए जो प्रक्रियाएं आवश्यक है, उनमें से पहली प्रक्रिया पोषण का होना बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इसी के आधार पर तो उसके भीतर ये सारी जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चलो, एक बार जीव ने पोषण कर लिया, एक बार जीव ने भोजन ले लिया, और भोजन लेने के बाद उससे ऊर्जा भी तो बनानी है, तो ऊर्जा बनाने के लिए उस जीव को करना होगा श्वसन। ऊर्जा बनाने के लिए उस जीव को करना होगा श्वसन। श्वसन दरअसल उस पचे हुए भोजन को लेकर या पोषक तत्वों को जो ग्रहण किया है जीव ने, उस पोषक तत्वों को लेकर जो श्वसन है, उस प्रक्रिया के माध्यम से उसे ऊर्जा में बदला जाता है। तो श्वसन दरअसल ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया है। इसी पोषक तत्वों को जो हमने ग्रहण किया है, उन पोषक तत्वों को जो ऊर्जा में बदलेगी, वो
प्रक्रिया है अपनी श्वसन की। तो ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया हमारी श्वसन है और ये जीव को करना अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो समझो भाई मेरे, वो जीव जीवित नहीं होगा। अगर एक जीव को जीवित रहना है तो भैया अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी रूप से, नेसेसरी रूप से उसे करना होगा भैया, उसे करना होगा श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन। उसे करना होगा रेस्पिरेशन। जब तक रेस्पिरेशन होगा तब तक समझो कि वो जीव जीवित है, अन्यथा उसका अस्तित्व, उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। चलो फिर मैंने कहा कि परिसंचरण अर्थात ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन नहीं इसको कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। परिसंचरण, परिसंचरण का होना अति आवश्यक है। अरे भैया मेरे भाई एक बात बता दो, अगर एक जीव पोषण ग्रहण कर लेता है तो उस पोषण ग्रहण करने के बाद उसको जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को उसे पूरे शरीर में फैलाना भी तो है। तो उसके लिए क्या करना होगा? परिसंचरण वाला कार्य करना होगा। फिर परिसंचरण के बाद एक और क्रिया आती है उत्सर्जन की, जहां वो जीव क्या करता है? उत्सर्जन की, जहां वो जीव क्या करता है? उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा बनाए या जो उसने कच्चे पदार्थ को, पोषक तत्व को जो उसने ग्रहण किया था, उस ग्रहण किए हुए पोषक तत्वों को उसने अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा यानी अपशिष्ट निकला है उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जब वो कर रहा है तो वही क्रिया कहला रही है उत्सर्जन। मेरे ख्याल से हमने वो आधार तैयार कर लिया, जिस आधार को हमने या जिस शब्द को हमने शुरुआत करा था, हमने एक आधार तैयार कर लिया अपने। वो आधार क्या था भैया? हम चाह रहे थे ये जानना कि जैव प्रक्रम क्या कहलाता है। हमने बताया भैया जीवों में होने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, जीवों में होने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। यहीं से हमारा सवाल उत्पन्न हुआ था कि सर ये जीव क्या है या ये उनमें होने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। हमने बताया था सर जीव ऐसे घटक होते हैं, ऐसे वस्तु होते हैं जिनमें जीवन होता है। सर जीवन होने का प्रमाण क्या था? हमने कहा उनके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके भीतर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपने कहा सर इन बायोकेमिकल रिएक्शन का प्रमाण क्या है? हमने कहा भैया वो लक्षण दिखाते हैं, ये लक्षण ही उन्हें बताते हैं कि वो जीवित है। ठीक है जी। अब सर ये लक्षण कैसे दिखा पा रहे हैं? उनके भीतर ये लक्षण कैसे उत्पन्न हो रहा है? हमने बताया उनके भीतर ये कुछ मूलभूत प्रक्रियाएं हैं जो लगातार चलती रहनी है, चाहे वो जीव कोई खास काम कर भी रहा हो, चाहे नहीं भी कर रहा हो। अगर वो सोया है तो भी इसके भीतर ये प्रक्रिया होनी है, बैठा है तो भी इसको उसके भीतर ये प्रक्रिया होनी है। अगर वो पढ़ रहा है, खेल कूद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 24/7 24 घंटे सातों दिन उसे ये काम करना ही पड़ता है। उसे ये काम करना भी पड़ता है, अनिवार्य रूप से उसे ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। वो चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, उसके भीतर ये प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से होती हैं। पोषण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से होती है, उसके भीतर श्वसन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से होती है, परिसंचरण उत्सर्जन की प्रक्रिया उसके भीतर अनिवार्य रूप से होती है। यही वो प्रक्रियाएं हैं जो जीवों के भीतर होनी है। तो हमने दो शब्द समझ लिए कि जीव कौन और दूसरा उनके भीतर होने वाली प्रक्रिया कौन। बात समझ गया दोस्त? जो टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में या इस लेक्चर में जो टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं उसमें अपना शामिल है जैव प्रक्रम। तो हमने जैव प्रक्रम को अब तक समझ लिया, नहीं समझा तो इसको परिभाषा के रूप में देख लो आप। इसको परिभाषा के रूप में देखा जाए तो हम पाएंगे भैया कि देखो जीवित प्राणियों में, अब समझ में आया जीवित प्राणी कौन? जीवित प्राणी वो जिनके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अभी बताए ना, जिनके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, जिनके भीतर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तो जीवित वो जिनके भीतर लक्षण दिखाई पड़े। तो जीवित प्राणी में होने वाली वे सभी क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं अभी तो बताया, कौन कौन सा बता दो? पोषण, बहुत बढ़िया, पोषण, श्वसन, परिसंचरण, फिर बताया ये उत्सर्जन। ठीक है भाई। तो जीवित प्राणी में होने वाली वो सभी क्रियाएं कौन कौन सी? ये सारी क्रियाएं जिनसे जीवन चलता है। जीवन भी बताया अभी, जीवन दरअसल ऊर्जा का नाम है। जीवन का होना अर्थात ऊर्जा का होना, अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का होना। ठीक है जी। तो जीवित प्राणियों में होने वाली वो सभी के सभी क्रियाएं जिनसे जीवन चले, उन्हीं क्रियाओं को आप कहते हो जैव प्रक्रम। क्लियर हुआ? पूरा डेटा हमने तैयार कर लिया, पूरा बेस हमने तैयार कर लिया। समझ गए जैव प्रक्रम क्या है? जब किसी जीव के भीतर कोई प्रक्रिया हो रही है जो उसको जिंदा रख रही है, वो सारी प्रक्रियाएं एक साथ कहलाती हैं जैव प्रक्रम। हमने कहा कि एक जीव भोजन ले रहा है अर्थात पोषण कर रहा है, एक जीव पाचन कर रहा है, ये भी पोषण में ही आ जाएगा। वो श्वसन कर रहा है अर्थात ऊर्जा में बदल रहा है, परिवहन कर रहा है अर्थात सारे पोषक तत्वों को विभिन्न कोशिकाओं तक पूरे शरीर में फैला रहा है, या उत्सर्जन कर रहा है अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को
बाहर निकल रहा है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं एक साथ कहला रही है जय प्रक्रम। क्लियर हो भाई? तो हमने जो टॉपिक अपना तैयार किया था आज डिस्कस करने के लिए जय प्रक्रम, वो कर लिया। दूसरा अपना है सजीव और निर्जीव में अंतर। तो भाई ये देखो, सामने सामने हमने तैयार किया था कि जीव क्या है। हाँ जी, सामने हमने तैयार किया था कि जीव क्या है। आपका जवाब था कि सर जीव वो घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, और जीवन होने का प्रमाण आपने बताया था सर उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्यों होती है इसका भी आपने कारण बताया था कि सर उसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। फिर आपने बताया था सर जहां ऊर्जा होती है वहां उसका लक्षण भी दिखाई देता है, और लक्षण दिखाई देता है अर्थात वो सर विभिन्न प्रकार के वो लक्षण दिखाते हैं, जैसे गति दिखाते, विकास दिखाते, वृद्धि दिखाते, सर वो जनन भी दिखाते हैं, सर वो अनुकूलन भी दिखाते, इत्यादि इत्यादि। ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्षण वो दिखाते हैं, और उनका यही लक्षण दिखाना सर ये साबित करता है कि उनमें जीवन है। ये बात क्लियर हुई? तो बस इसी आधार को बनाते हुए क्या हम यहाँ पर ये बात साबित ना कर लें कि दुनिया में जो सारी चीजें हैं उनको हम घटक मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं, और फिर वैसी वस्तु को ले लेते हैं जिनमें लक्षण दिखाई देता है, और इधर वैसी वस्तु को ले लेते हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ देता है। तो भाई साहब जिनमें लक्षण दिखाई पड़ता है उनको हम कह लेते हैं सलांक्षणिक यानी लक्षण के साथ, ठीक है जी। और जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है उनको हम अलांक्षणिक कह देते हैं, यानी लक्षण के बिना। और जिनमें लक्षण दिखाई पड़ता है तो भाई साहब लक्षण दिखाई देने वाले को आप क्या कहते हैं? जीव कहते हो ना। जिनमें लक्षण दिखाई देता है क्या उनको आप जीव नहीं कहते हो ना। तो जिनमें लक्षण दिखाई पड़े उन्हें जीव कहते हो, अर्थात लक्षण सहित को आप कह दो सजीव, और जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ता उनको आप कहते हो निर्जीव। तो जिनमें लक्षण दिखाई पड़े भाई मेरे उन्हें आप सजीव कह लोगे, जिनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़े उन्हें आप निर्जीव कह लोगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि जिनमें लक्षण ना दिखाई पड़े वह निर्जीव है, जिनमें लक्षण दिखाई पड़े वो सजीव हैं। और सीधी सी बात एक और कह लें कि जिनमें लक्षण दिखाई पड़ रहा है मतलब उनके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और जिनके भीतर लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है उनके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। बात समझ में आई इतनी? सर कैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं? तो सजीव आपको हमेशा गति करते दिखाई देंगे, वृद्धि करते दिखाई देंगे, विकास करते दिखाई देंगे, लेकिन निर्जीव में ये क्रिया नहीं होगी। निर्जीव गति नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा। सर सजीव आपको जनन करते दिखेंगे, लेकिन निर्जीव में ये जनन जैसी प्रक्रिया नहीं होगी। समझ रहे हो? सर सजीव आपके उद्दीपन करते दिखेंगे, इनमें कोई ना कोई सेंस या सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, ये किसी न किसी चीज को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सर निर्जीवों में महसूस होने वाली कोई क्रिया नहीं होती, ना इसकी वृद्धि होगी, ना इसका विकास होगा, ना ये कुछ महसूस कर पाएगा, ना ये जनन कर पाएगा। सर ये ऐसा घटक है जिसके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, और सजीव वो घटक हैं जिनके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आई? अब यहाँ भी एक और मूलभूत सवाल निकल कर आता है, एक बड़ी प्यारा सा सवाल निकल कर आता है। आप सोचोगे सर कि ऐसा क्या चीज है सजीव में जो उसके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को करा रहा है, और निर्जीव के भीतर क्या ऐसी चीज है जो उसको नहीं करा रहा है या उसके भीतर ये लक्षण नहीं पैदा कर पा रहा है? आखिर सजीव में ऐसे क्या तत्व मिले हैं? सजीव आखिर किस चीज से मिलकर बना है जिसके भीतर ये लक्षण दिखाई पड़ रहा है, और निर्जीव वो किस चीज से मिलकर बना है जिसके भीतर लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो इसका सीधा और सरल सा जवाब है कि सजीव बने हैं एक बहुत ही कमाल की रचनात्मक इकाई से। सजीव बने एक बहुत ही कमाल की रचनात्मक इकाई से जिसका नाम है कोशिका। वेरी गुड। किससे बने हैं भाई साहब? कोशिका। और कोशिका ही वो मूलभूत इकाई है जो अकेली जीवन को अकेले ही जीवन को कायम करने का आधार है ये कोशिका ही वो मूलभूत इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन का आधार बनती है। कोशिका ही वो इकाई होती है दोस्त जिसके भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। कोशिका को ही आधार बनाकर एक जीव के भीतर जैव रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। तो जीव इसलिए जीवित है क्योंकि वो कोशिका से निर्मित है। जीव इसलिए कोई लक्षण दिखाई दे रहा है जीव के भीतर क्योंकि वो कोशिका का बना है। जीव इसलिए ऊर्जा बना पा रहा है क्योंकि वो कोशिका का बना है। और हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि कोशिका वो मूलभूत इकाई है जिसके भीतर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं
होती रह रही हैं। कोशिका ही हमारी ऊर्जा बना रही है और उसका ऊर्जा गृह आप जानते हो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। जबकि इधर निर्जीव की तरफ चलते हैं तो निर्जीव जिससे निर्मित हुआ है उसे कोशिका नहीं कहते हैं। निर्जीव जो है वो कोशिका से निर्मित नहीं हुआ है, निर्जीव जो है वो परमाणु से निर्मित हुआ है। ठीक है जी, निर्जीव हमारा कोशिका से निर्मित नहीं हुआ है, निर्जीव हमारा परमाणु से निर्मित हुआ है और परमाणु स्वतः ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाती है, इसलिए निर्जीवों के भीतर आपको लक्षण अनुपस्थित दिखाई देते हैं, जबकि सजीवों के भीतर आपको लक्षण उपस्थित दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, हमने जय प्रक्रम समझ लिया, हमने सजीव और निर्जीव में अंतर भी समझ लिया। हमने कहा कि सजीव लक्षण दिखाते हैं, निर्जीव लक्षण नहीं दिखाते हैं, और लक्षण के यहाँ लिस्ट तैयार कर लो, वो सारे सजीव में मिलेंगे लेकिन निर्जीव में वो लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर एक सवाल हमने यहाँ पर ये भी, इसी क्वेश्चन को हमने एक्सटेंड कर लिया, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार से हमने जब पूछा कि आखिर सजीव सजीव क्यों है, सजीव सजीव क्यों है और निर्जीव निर्जीव क्यों है, हमने विस्तार से पूछा कि सजीव सजीव क्यों है और निर्जीव निर्जीव क्यों है, तो आपने जवाब दिया कि सर सजीव इसलिए सजीव है क्योंकि उनकी जो रचना हुई है वो एक जीवित इकाई से हुई है जिसका नाम है कोशिका, और निर्जीव निर्जीव इसलिए है क्योंकि इनके भीतर कोशिका नहीं है, जब कोशिका नहीं है इनके भीतर नहीं होगा। ठीक है जी, अब आप यहाँ पर देख लो जीवन की परिभाषा, अभी तो बताया मैंने जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन का मतलब है ऊर्जा का निर्माण होना, ऊर्जा का होना, और ऊर्जा कैसे हो रही है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है जी, तो जीवन की हमने परिभाषा देखी। आणविक स्तर पर जीवन, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि भैया देखो, हम जीवों के भीतर जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उसी आधार पर हम कह पा रहे हैं कि जीव जीवित है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप कहोगे सर मैं आप जीवित हैं, आप एक जीव हैं क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चल पा रहा हूँ तो आप कहोगे सर आप एक जीव हैं क्योंकि आप जीवित हैं, आप ये काम कर पा रहे हैं, आप में ये गति दिखाई पड़ रही है। लेकिन उन जीवों का क्या जो जिनके लक्षण हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्या वो जीव नहीं कहलाएंगे? जैसे जीवाणु को देख लो, जैसे जो एक कोशिकीय जीव हैं उनके सारे लक्षण तो हमें दिखाई नहीं पड़ते। भाई वो एक कोशिका जीव ही हमें नहीं दिखाई पड़ता तो उसके सारे लक्षण हमें कैसे दिखाई पड़ेंगे? तो क्या उनमें जीवन नहीं है? उनमें जीवन नहीं है? अरे भैया उनमें जीवन है, और किसके आधार पर है? आणविक आधार पर, अर्थात अणु के आधार पर उनमें जीवन है। एटॉमिक लेवल पर उनमें जीवन पाया जाता है, उनके भीतर भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, और वो एटॉमिक लेवल पर कौन करा रहा है अभिक्रिया? तो वो है अपना कोशिका ही है जो आणविक स्तर पर किसी भी जीव के भीतर अभिक्रिया करा रहा है। क्लियर है भाई? देखो आगे देखते हैं कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताना था, हमने बताया। देखो दृश्य गतियां, सजीवों में आपको दिखाई पड़ती है कि सजीव दौड़ रहे हैं, दिखाई पड़ती है कि सजीव जुगाली कर रहे हैं, जैसे गैया बैठकर चबाती है ना दाना को या चारा को, तो वो देख रहे हो कि वो सजीव जो है जुगाली कर रहे हैं, सजीव जो है वो चिल्ला रहे हैं। ये सारे वो लक्षण हैं जो सजीवों में आपको दिखाई पड़ते हैं और ये आपको निर्जीवों में दिखाई नहीं पड़ते हैं। आपने सजीव में ऐसे भी लक्षण देखे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बावजूद उसके वो सजीव है। ये मत भूल करना कि जो लक्षण दिखाई पड़े वही सजीव कहलाए, अरे लक्षण नहीं भी दिखाई पड़े तो भी सजीव कहलाए। जैसे देख लो कुत्ता देख लो, गाय देख लो, इंसान देख लो, ये सो रहा है तो इसके भीतर कहाँ लक्षण दिखाई पड़ रहा है? ये सो रहा है तो इसके भीतर नहीं लक्षण दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ सांस लेता हुआ सा महसूस हो रहा है। इसका सांस लेना भी इस बात का प्रमाण है कि वो सजीव है। तो जरूरी नहीं कि आपको लक्षण दिखाई पड़े तभी आप किसी को सजीव कहोगे, लक्षण नहीं भी दिखाई पड़ रहा है, वो आणविक स्तर पर लक्षण हो रहा है, उसे भी आप सजीव के श्रेणी में रखोगे। पौधे भी देखो, पौधे को आप मृत थोड़ी मान लोगे, पौधा जो है अपना उसका लक्षण आप नहीं देख पाते हो, लेकिन क्या उसमें आणविक स्तर पर गतिविधि नहीं हो रही? पौधे में आप देखोगे तो भाई साहब वृद्धि हो रही है, ये उसके जीवित होने का प्रमाण है। आप देखोगे तो जो पौधे हैं उसकी पत्तियां जो है हरी नहीं है, तो क्या वो जीवित नहीं है? पौधे के पत्तों का हरा होना क्या जीवन का प्रमाण है? तो आप कहोगे हाँ। तो पौधे का पत्ता हरा नहीं होगा तो क्या वो जीवित नहीं रहेगा भाई साहब। आणविक स्तर पर उस पर काम हो रहा है, अणु के स्तर पर उस पर काम हो रहा है। उसकी पत्ती हरी हो तो भी वो जीवित है, हरी नहीं भी रहे तो भी वो जीवित रहे। जैसे लाल भूरा पीला अगर उसका पत्ता हो तो भी वो जीवित रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं भाई। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। हम अब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि केवल बाहर के लक्षणों को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि किसी भी घटक में, किसी भी वस्तु में जीवन है या नहीं है। अगर उसके आणविक स्तर पर जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि भैया उसमें काम चल रहा है, उसमें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, मतलब वो जीवित है। ठीक है जी, ये था सजीव के वो लक्षण।
ये सब हमने डिस्कस कर लिया, मैं बस अब बता रहा हूं ऐसे ही, जो नोट्स लिखा है उसको बता दिया। फिर मैंने कहा कि जीवन होने का आणविक भी प्रमाण है। आणविक प्रमाण है मतलब अणु के स्तर पर। भाई साहब देखो, जीवन के लिए बहुत सूक्ष्म स्तर पर होने वाली अणुओं की गतियां भी अनिवार्य हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एक कोशिकीय जीव ले लो, अमीबा ले लो, अमीबा के भीतर कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही है आप थोड़ी देख रहे हो, लेकिन क्या इसका मतलब अमीबा मृत थोड़ी है? जीवाणु के भीतर जो प्रक्रियाएं हो रही है आप थोड़ी देख पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या वो मृत है? नहीं, अणुविक स्तर पर, अणुविक स्तर पर, आणविक स्तर पर भी, एटॉमिक लेवल पर भी अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो भी वो जीव को जीवित होने का प्रमाण है। अच्छा, यहाँ पर एक अपवाद है जिसकी चर्चा हम करते हैं, विषाणु। विषाणु वो अणु है या वो सूक्ष्म जीव है जिसमें कई बार ये बहस चलती है कि वो सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि वो जब तक संक्रमित नहीं होता, विषाणु जब तक किसी सजीव को संक्रमित नहीं करता तब तक वो जीवित होने वाला लक्षण नहीं दिखाई देता। उसके भीतर वो आणविक स्तर पर वो सारे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते जो जीवन होने के प्रमाण दिखाते हैं, और जब वो संक्रमित हो जाता है तो तब जाके वो जीवन होने का प्रमाण दिखाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक जीव जीवित होने का प्रमाण, चाहे उसका लक्षण दृश्य हो तो भी कहलाएगा वो, चाहे उसका लक्षण अदृश्य हो तो भी उसको जीवित होने का प्रमाण आपको दे सकते हो। लेकिन विषाणु वो अपवाद है जिसको कई बार विवाद चली है, कई बार इस पर बहस हुई है कि पता नहीं ये जीव जीवित है कि नहीं है। तो कई लोग इसको जीवित मानते हैं, कई लोग इसको निर्जीव मानते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सजीव के शरीर पर जाता है इसके भीतर सजीवों वाले लक्षण आ जाते हैं, और सजीवों के शरीर से हट जाता है तो इसके भीतर वो लक्षण खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल है कि मतलब सवाल क्या, वही टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। तो भैया देखो, हम जो जीव है ना, या सभी के सभी जीव, अभी हमने बहस किया कि सभी के सभी जो जीव हैं वो कोशिका से बने हैं, और कोशिका जो है लगातार वातावरण के संपर्क में रह रही है। हाँ या ना? आप और हम लगातार वातावरण के संपर्क में रह रहे हैं ना। तो हमारे वातावरण के संपर्क में रहने से जो यहाँ की धूल है, जो यहाँ के लाइक हार्श क्लाइमेट्स है, यानी नुकसानदायक जो मौसम है, क्या ये हमारे कोशिका को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं ना? हमारी कोशिका को ये लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा जो शरीर है, हम जीवों का जो शरीर है वो सबसे सूक्ष्म इकाई अर्थात कोशिका से बनी है, और वही कोशिका इकट्ठी होती है तो ऊतक बनाती है, वही ऊतक इकट्ठा होकर हमारे लाइक अंग बना दें, फिर वो अंग से पूरा का पूरा शरीर निर्मित हो जाता है। आखिरकार मूलतः हम तो बने कोशिका से ही है ना। और ये जो कोशिका है हमारी, ये कोशिका समय के अनुसार नष्ट होती जाती है, क्षति होती जाती है, समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव से ये जो हमारी सुव्यवस्थित संरचना है, अर्थात कोशिका से ऊतक से अंग, ये सभी संरचना क्या होती है, टूटने लग जाती है, विघटित होने लग जाती है। तो इसको टूटने से बचाने के लिए, इसको विघटित होने से बचाने के लिए हर जीव को करना होगा जैव परिक्रम, यानी हर जीव को करना होगा पोषण। हर जीव को पोषण बोले तो पोषक तत्वों का ग्रहण करना बताया तो था। हर जीव को करना होगा पोषण, हर जीव को करना होगा श्वसन, हर जीव को करना होगा उत्सर्जन, हर जीव को करना होगा परिवहन। समझ गए? ताकि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके, मेंटेनेंस कर सके, मरम्मत कर सके, क्योंकि उसका शरीर लगातार वातावरण के संपर्क में आने से उसके जो आणविक स्तर पर उसका जो निर्माण हो रहा है, या कोशिकीय स्तर पर जो उसका निर्माण हो रहा है, वो निर्माण अब विघटित होते जाता है, पतन होते जाता है। तो वो पतन ना हो, उसका मरम्मत लगातार होते रहे, उसकी मेंटेनेंस लगातार होते रहे। इसलिए हर जीव को जरूरत है कि वो जैव परिक्रम करे ताकि वो अपने जीवों को सुरक्षित रख सके, अपने शरीर को सुरक्षित रख सके, अपनी उन मूलभूत रचनाओं को वो सुरक्षित रख सके। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हमने कुछ मूल बातों को डिस्कस किया। ये मूल बातें हमारी एक आधार थी, जिन आधार को हमने चर्चा किया है। फिर कल की क्लास में भी हम परिचय ही लेने वाले हैं, और उस परिचय में और भी कई सारे टॉपिक हैं जहां हम थोड़ा सा बढ़ के बात करेंगे, और फिर उनको बात करने के बाद फाइनली चैप्टर में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो ये जैव परिक्रम है, अर्थात ये जो प्रक्रियाएं हैं ये चारों प्रक्रियाएं क्यों जरूरी हैं। और जब चारों प्रक्रियाओं को हम एक एक करके परिचय ले लेंगे, तब एक एक करके सारी प्रक्रिया पर एक एक खंड है। जैव परिक्रम चैप्टर में एक एक खंड है, एक एक प्रक्रिया पर, और फिर उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। मनुष्यों में जैव परिक्रम कैसे होता है, या पोषण कैसे होता है, और बाकी अन्य जीवों में कैसे होता है, इन सबको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे भैया। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, रोज बने रहो, रोज पढ़ाई करते रहो, और समझ के चीजों को पढ़ो।
रटने की जरूरत नहीं है मित्र। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।